मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों। ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस समर्थक सरकारें रही। बिहार का अगर जिक्र करें तो पूरा 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार थी। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर। तो लालू जी ने खुद क्या बयान दिया था भारत की संसद में, बताएं मुझे, कि यहाँ पे डाक बंगला चौक की जमीन ये लोग हड़प कर बैठे हैं। कि एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का, जब ट्रिपल तलाक का कानून भी आया, जब उसको लेकर भी हम लोगों ने बदलाव किए थे, तब भी यही भ्रम फैलाया गया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, जिसको लेकर के देखिए अब कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बिल का समर्थन जेडीयू, एलजेपी, हम, कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने किया है। लेकिन देखिए, इसको लेकर के अब विपक्ष जो है वो एनडीए के तमाम जो घटक दल है उन पर खास करके हमलावर और कह रहे हैं कि 17% जो वोट है वो इन लोगों से खिसक जाएगा। और देखिए, मुसलमान समाज में नाराजगी भी कहीं कहीं दिखने को मिल रही है। इसको लेकर के देखिए अभी चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उनसे सवाल किया गया तो देखिए जवाब देते उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की जो नाराजगी है वो हमारे सलाखों पर है। उन्होंने कहा है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा काम किया है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी काम की है। हमारे पिता अल्पसंख्यक के लिए सोचते थे और उन्हीं के पद चिन्ह पर हम भी चल रहे हैं और हमेशा उनके लिए सोचते हैं, उनके हित में सोचते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। नीचे करो पास हो गया है, क्या कहेंगे? लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष, थोड़ा नीचे करो। ठीक है। विपक्ष में हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। फॉल्स नैरेटिव सेट करना, विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर पर मुसलमानों को के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीएए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए, कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे। बट इन्होंने लोगों के बीच में, भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, ये कहकर कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ये झूठ बोलने का काम। धारा 370 हटाते वक्त भी यही कहा गया था कि अब धारा 370 अगर हट गई तो देश भर के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी, उस वक्त भी कहा गया था कि अगर राम मंदिर बनेगा
तो देश भर के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। इस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया? बार बार ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। जवाब देना विपक्ष के तमाम घटक दल, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का संविधान खत्म कर दिया गया, या फिर किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई? सिर्फ झूठ बोलकर, डर का माहौल बनाकर आप अपने वोट बैंक को संभाल के रखते हैं। ये सोच गलत है। आज पुनः ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है। ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम करेगा। जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उसमें मस्जिद बनी हुई है उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाए। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विशेष जमीन को लेकर, तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहाँ पे कोई कह रहे? अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्यायालय तक जाने का मौका नहीं दिया जाता था। इसके बाद कम से कम वो न्यायालय जा पाएंगे, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों को? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को
उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहाँ पे हम लोग की शंकाएं थी, जहाँ पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा और समय इसको साबित भी करेगा। और जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, विपक्ष साफ कह रहा है कि जो 17% वोट बैंक है उसका सीधा सीधा नुकसान होगा सत्ता पक्ष। क्यों कोई ये नुकसान करना चाहेगा, बताइए ना मुझे। अगर इतना ही स्पष्ट है, अगर विपक्ष इतना ही स्पष्ट है कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ सिर्फ उन लोगों को होगी। तो आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहा है। देखिए, मुसलमानों की नाराजगी जो है वो हमारे सलाखों पर है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हम उनके लिए कितना बड़ा फैसला लिए हैं, उनके हित में फैसला लिया है और उनका है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो हमारे साथ है, हम लोग के साथ है और आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। और विपक्ष का काम है बोलना, वो इसी तरह से बोलते रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव का जो सपना था, लालू यादव ने जो सोचा था, वही हम लोगों ने काम किया है। बाकी और भी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। आप देखते हैं प्रतिक्रिया हमें कमेंट लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।